रहेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 1952 में यह शख्स पैदा हुआ इमरान खान। 1971 में इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, और उसमें इमरान खान जैसा एक हीरो आता है 1971 में। अब आप समझ सकते हैं कि 71 के अंदर एक नौजवान क्रिकेट में आया और 19 साल की उम्र में हीरो बन गया। 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में ज्यादातर नौजवान आपको जो मिलेंगे उनका नाम आपको इमरान मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा हीरो था उस दौर का। उन 20 सालों में ये शख्स इतना बड़ा हीरो था कि बेशुमार लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस शख्स के नाम के ऊपर रखे। ये सब जानते हैं, पाकिस्तान पूरा इसकी गवाही देगा कि इतना बड़ा हीरो कोई नहीं था पाकिस्तान में। सारा मीडिया इसके पीछे होता था, प्रेस जिस जगह पे ये जाता था यही आंख का तारा बनता था। पाकिस्तान से बाहर ये मुफ्त ट्रैवल करता था, पूरी दुनिया के अंदर इसकी दावत देने के लिए लोग पीछे पीछे फिरते थे। यानी उस वक्त जो पीटीवी था उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इमरान खान का वो इंटरव्यू करे। अखबारी नुमाइंदे जो है वो इमरान खान का एक खबर छाप के खुश हो जाते थे। सबसे महंगा पाकिस्तान का जो मॉडल था वो इमरान खान था। पाकिस्तान के किसी फिल्म के हीरो या किसी ड्रामा के हीरो की भी इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी इस शख्स इमरान खान की रही उन 2 दहाइयों में। 1982 में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया 10 साल के बाद। यानी 1971 में कौमी टीम में आया, 1982 में कौमी टीम का कैप्टन बन गया और 1992 में 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद रिटायर हो गया। यह है जी इमरान खान का करियर। लेकिन जब यह शख्स रिटायर हुआ तो यह वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है जो इमरान खान साहब ने जीता। अब इमरान खान ने वर्ल्ड कप का तोहफा कौम को दिया और एक बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े हीरो की तरह रिटायर हुआ। अब नॉर्मली पाकिस्तान में हीरोज के साथ होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। हीरोज आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जाते हैं। यानी जिनके दौर में वो हीरो होते हैं ना, यानी जो लोग राजेश खन्ना की फिल्में देखते थे या मोहम्मद अली की फिल्में देखते थे या जो लोग वहीद मुराद की फिल्में देखते थे, उन्हीं को आज वहीद मुराद, मोहम्मद अली और राजेश खन्ना याद है। जो नए दौर के लोग हैं उनको नए दौर के हीरोज याद हैं। तो हर दौर के हीरोज बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जावेद मियांदाद को वही लोग जानते हैं ज्यादा, या उनसे वो उतना प्यार करते हैं जो उनके दौर में क्रिकेट देख रहे थे। बाद वाले लोग पहचानते जरूर हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन उनके लिए जावेद मियांदाद वो नहीं है जो आज बाबर आजम है। उनके लिए शायद यूनुस खान ज्यादा रेलिवेंट होगा जो वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए, शायद शाहिद अफरीदी ज्यादा रेलिवेंट होगा, शुएब अख्तर बड़ा रेलिवेंट होगा। तो ये बहुत कम होता है कि एक हीरो अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपना करियर खत्म करने के बाद लंबे अरसे तक उसी तरह का हीरो का स्टेटस मेंटेन कर पाए। वो नहीं कर पाते हीरोज, आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाते चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, जब वो हमें टेलीफोन करते हैं तो 1-1 घंटा बात करते हैं, उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। उनकी रेलिवेंसी कम हुई है, वो पहले की तरह उतने मकबूल नहीं है, वो उतने बड़े हीरोज नहीं है जितने वो एक दौर में हुआ करते थे। एक दौर में उनके पास सर खुजाने का वक्त नहीं था, इतनी दुनिया उनके पीछे फिर रही होती थी। तो इमरान खान साहब जब रिटायर होते हैं तो उनको भी इस बात का आइडिया है, हर हीरो का वक्त खत्म हो जाता है। 21 साल लगातार हीरो रहने के बाद ये शख्स रिटायर होता है क्रिकेट से, और साथ ही ये एक नए मैदान में कदम रखता है। मैं मदद करूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, और वो अस्पताल बनाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊंगा और मुफ्त लोगों का वहां पे मैं इलाज करूंगा, ज्यादा लोगों का। इमरान खान साहब ने वो काम शुरू किया, सबने कहा हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि अस्पताल बन जाए और वहां पे मुफ्त इलाज हो? ये महंगा तरीन इलाज है दुनिया में, पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं होता। तो जनाब इमरान खान साहब ने वो अस्पताल भी चंद सालों के अंदर बना दिया। वो जो हीरो का स्टेटस था वो चंद साल और आगे बढ़ गया। फिर इमरान खान साहब ने देखा हॉस्पिटल बन गया, मजीद अस्पताल शुरू कर दिए। एक पहाड़ों के अंदर जाके अपर पंजाब में एक यूनिवर्सिटी बनाई मियांवाली के नजदीक, निमल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट। कितने तालिब इल्म वहां से तालीम हासिल करते हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी वहां पे बना दी। लोगों ने कहा उधर किधर बना रहे हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पेशावर में बनाया आप? तो नहीं, मैं वहां बनाऊंगा, वहां के नौजवानों के लिए बना दी। लोगों ने कहा नहीं हो सकता, वो भी बनाई, स्टेटस मेंटेन। यानी वो इमरान खान ने अपना हीरो का स्टेटस छोड़ा नहीं, क्रिकेट छोड़ दी। कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है,
कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया, एक पीएचडी कर रहे थे उसामा साहब वो भी शहीद हो गए, एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। एक 2 गोलियां लगी हैं कमांडर फारूक को। ये कमांडर फारूक जो हैं इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फारूक ने, ये फारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फ़ौज का मुकाबला करना शुरू किया और इन्होंने इतना शदीद मुज़ामत की और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फ़ौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया और इन्होंने हिफाजत की आज़ाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फ़ौज बेबस हुई वहां पे मकामी लोगों ने निकलकर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फ़ौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दिया गया। फौजी हलकों में इन्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था, लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं। यानी वो कमांडर फारूक जिसने भारतीय फौज से आज़ाद कश्मीर के रकबे को बचाया था और जो वो कब्जा करने जा रहे थे वो कब्जा छुड़वाया था, अब वो कमांडर फारूक जो है वो राह का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है। यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए। बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर जड़ें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले यहाँ पे हुकूमत भी कर चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, वो भी नहीं लड़े। तो अब गेम जो है वो सारी हुकूमत के पास आ गई। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन के नताइज पहले से ही तय कर लिए गए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज पहले से तय कर लिए गए थे। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज़ उनके हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पे। तो कश्मीरी यहाँ पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नताइज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये जरा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, जरा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई रावला कोट में तो भी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो भी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को और यहाँ कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को, तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे। एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहे। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेज से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाज़ा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का।
नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी आधी रात को वहां का आरओ तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हलके में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद मेहर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शंस के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है। अब शर्जील इनाम मेमन जो है सिंध से, वो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे, तो ये मैंडेट तो सारों को मिले थे। अब ये और स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं। ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो बहुत ही लो किस्म का इनका इंटेलेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आप सुने। बिलावल ने कल किसी का गिरबान पकड़ा, रात तक पांव पकड़ के वजाहतें देता रहा। क्योंकि बिलावल ने कल स्टेटमेंट दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के खिलाफ, तो बाद में रात को पांव पकड़ के वजाहतें देता रहा टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये जनाब उसको टॉन्ट किया है। कि एक और चीज, बिलावल का स्टेटमेंट है ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं। तो ये बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है। फिर शर्जील मेमन आता है, वो कहता है ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% तक वोट पड़े। ये जो हुआ था 2024 के इलेक्शन में, जब पीटीआई को निकालने के लिए आसिम मुनीर साहब ने पूरी गेम डाली थी। अच्छा, ये सारे एक दूसरे को कह रहे कि तू भी धांधली से आया, वो कह रहे तू धांधली से आया। ये नहीं बता रहे लेकर कौन आया। अब्बा जी का नाम नहीं लेंगे दोनों। बिलावल कह रहा है कि तुम्हें धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएगा कौन लाया। उधर पीएमएलएन वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएंगे कौन लाया। ये कभी भी बूट वाली सरकार का नाम नहीं लेंगे। बूट को ये पॉलिश करते रहेंगे, आपस में ये कुत्तों की तरह कुत्तम कुत्ता रहेंगे। और इन्हें अभी हुक्म दिया गया है कि कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ो ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोगों को पता है कि आप लोग अब कुत्तम कुत्ता हुए हैं। तो उसकी वजह यह है कि वहां पे इंसानों की जानें चली गई हैं। 200 लोगों को गोली मार दी है, कोई 31 लोग शहीद हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि आप नूरा कुश्ती करके तवज्जो को हटाएं। पहले से जानते हैं किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी नहीं आ रही। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इसकी बहन को, बिलावल की, ये बिलावल का स्टेटमेंट है, बिलावल की बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए गए थे। बताया था ना मैंने आपको। बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। ये जो अमेरिका में रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, या बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं ना, इनको एक बीमारी लगी हुई है। देखें, मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा। इनमें बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज पता क्यों हो जाते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे छोटा सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो आपसे 5-10 हज़ार रुपया भी ले लेता है टिप। तो वो आपका बैग पकड़ लेता है, आपका बैग लेकर जाता है, आपसे आपके पासपोर्ट पकड़ लेता है, फौरी तौर पे आपको लाइन से निकाल के जाके आपके वो पासपोर्टों के ऊपर स्टैंप करवा देता है, आपको प्रोटोकॉल के साथ आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है और आपका सामान भी वही बंदे जो है वो कलेक्ट करके आपकी गाड़ी तक ले आते हैं। बस ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, ये हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्रोटोकॉल के लिए ना हम मरे जा रहे होते हैं कि जनाब हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हम अमेरिका से आ रहे हैं, हम जनाब बरतानिया से आ रहे हैं, हम यूरोप से आ रहे हैं। सब लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो कंप्रोमाइज़ होते हैं वो इस वजह से होते हैं। इन ममालिक में अगर आप अपना सामान खुद उठा सकते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर 10 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं, 15 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं और अपने पासपोर्ट को खुद स्टैंप करवा लें, तो आपको इनका एहसान नहीं लेना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या देते हैं जनाब? ये एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल देते हैं और आने जाने का प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये प्रोटोकॉल को छोड़ दें, इक्वालिटी पैदा। अगर कोई आदमी प्रोटोकॉल ले रहा है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, ये मेरी बात आप सब लोग अपने दिमाग में बिठा लें,
जब आप खुद प्रोटोकॉल नहीं लेंगे ना तो कोई और भी नहीं ले सकेगा। जब कोई लेगा उसकी मंजी ठोक दें आप वहीं पे एयरपोर्ट पे, कैमरा निकालें, वीडियो बनाएं, शोर मचाएं। आप ये कहेंगे ये होता कौन है प्रोटोकॉल में आगे जाने वाला, ये हमारे जहाज में बैठा हुआ था, लाइन में लग के पीछे से आगे करे जो करना है इसने। 4 5 7 दफा आप ड्रामा करेंगे, ये FIA वाले, ये सारे ASF वाले, ये बाकी जितने भी एजेंसियों वाले, ये सीधे होकर बंदे के पुत्र बन जाएंगे। इन प्रोटोकॉलों की आदतों ने खराब कर दिया सबको, और इसकी वजह से ये छोटा सा कंप्रोमाइज है, इसकी वजह से सारे ताल्लुकात बनाते हैं। और आपको पाकिस्तान में मिलता क्या है कि आप वहां जाते हैं, कोई आपको मुफ्त में वो खाना देते हैं, कोई आप पाकिस्तान में जाते हैं तो मुफ्त में आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है, क्या आप पाकिस्तान में जाते हैं वहां मुफ्त तालीम मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है? कुछ भी नहीं है। 1 टके की सहूलत आपको नहीं मिलती पाकिस्तान में जो ओवरसीज है। सिर्फ एक सहूलत मिलती है कि एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लग जाता है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे खड़े हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता ना। तो लानत भेजें ऐसे प्रोटोकॉल पे जिसकी कीमत आपकी कौम चुका रही है और अपना खून देकर चुका रही है। तो आज के बाद एक बात का तहिया करें, खास तौर पे मेरे आज़ाद कश्मीर के बहन भाई, कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आप प्रोटोकॉल नहीं लगवाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रोटोकॉल लगवाने की, किसी ऑफिसर को फ़ोन ना करें, सीधा लाइन के अंदर जाएं। 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और चलो 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, देखें आपके लोग कितना खून बह गया उनका। इससे सीखें। आप जब प्रोटोकॉल देते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उन्हें लगता है ये तो हमारे साथ है, लिहाजा अपने लोगों के साथ खड़े हों।